देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं जो हमें कुदरत ने बख्शा है, ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। सिंधु सच तो यह है मान सिंधु कि आपको एक पड़ोसी देश की नदी जानकर बुला दिया गया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, जिसकी खुदाई के बाद प्राप्त हुई वस्तुओं ने पुनः आपकी महानता स्थापित की, जिसके एक एक अवशेष में उस काल की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हमें मिलता है। कुछ लोग तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता को दो अलग अलग बातें मानते हैं। नहीं वत्स, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा मेरी उसी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का दर्शन कराते हैं। इस विषय पर तो कई विद्वानों के मत हमें प्राप्त हैं। सिंधु नदी का भारत के इतिहास के साथ और भारत की सभ्यता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसकी पहचान, पहले भारत की सभ्यता की पहचान हमें दो नदियों से मिलती है, सरस्वती और सिंधु दोनों। ऋग्वेद में भी, लिटरेचर में भी सिंधु और सरस्वती का नाम बराबर साथ चलता है। लेकिन पुरातात्विक सब प्रमाणों से ये पता चला है कि सिंधु नदी के किनारे से हमारे इस देश की जिस सभ्यता की शुरुआत लगभग 7 से 8 हजार साल पूर्व शुरू हुई, तब से लेकर आज तक अनवरत धारा चली आ रही है। सिंधु नदी का उद्गम हमारे लिए पवित्रतम स्थलों में है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नदियां मात्र नदियां नहीं हैं। भारत में नदियों का कॉन्सेप्ट रिवर नहीं है, बल्कि उनको जीवनदायिनी मां कहा गया है। तो सिंधु को ऋग्वेद में भी उसी तरह से देखा गया है। और ऋग्वेद में सिंधु और सरस्वती के किनारे उपजी हुई सभ्यताओं का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, बहुत डिटेल में उनके बारे में बातें कही गई हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि सिंधु नदी के किनारे हमारी सभ्यता का उद्गम हुआ, शुरुआत हुई, लेकिन सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों ने मिलकर हमारी सभ्यता को प्रौढ़ता प्रदान की, हमारी सभ्यता को एक आइडेंटिटी प्रदान की, एक पहचान दिया। वो पहचान दी जो आज तक चली आ रही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाई और फिर सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाने जाने लगी। वास्तव में आरंभ में सभ्यता से जुड़े सभी अवशेष और नगर सिंधु नदी के किनारे मिले, लेकिन धीरे धीरे नए पुरातात्विक प्रमाण सामने आए। तब यह पता चला कि सभ्यता से जुड़े जितने स्थल सिंधु के किनारे मिले हैं, उससे कहीं अधिक स्थल लुप्त हो चुकी सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। और तब पुरातत्ववेत्ताओं ने स्वाभाविक रूप से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता को केवल सिंधु सभ्यता न कहें, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहें। उसके पीछे मेरी सोच ये थी कि आखिर किसी भी सभ्यता को जिसके बारे में कोई नाम हमको उपलब्ध नहीं है, उसको कैसे हम सभ्यता का नाम दें। मेरे सामने ये सवाल आया कि आज जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि आज इराक का हिस्सा है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, उसको आखिर मेसोपोटामिया क्यों कहते हैं? मेसोपोटामिया के माने होते हैं दो नदियों के बीच की जगह। तो क्या भारतवर्ष की ये जो सभ्यता है,
जिसे लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, यह क्या केवल सिंधु नदी की ही देन थी या इसमें और नदियों की भी देन थी? तो मैंने ये आरंभ किया कि अच्छा, आज तक जो करीब 1500 साइट्स उस समय तक मिल चुकी थी, वो 1500 जो स्थल जहां पर मिल चुके थे, अब तो वो 2000 से भी ज्यादा संख्या हो गई है। आखिर वो 2000 स्थल कहां कहां पर है? क्या वे सिंधु घाटी की नदी पर और उसकी सहायक नदियों पर जैसे रावी या चिनाव पर है, या किसी कोई और भी नदी है जिसकी तट पर वे प्राचीन नगर के अवशेष मिलते? और तब मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ, और सुखद आश्चर्य ये हुआ कि देखिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर केवल 248 स्थल मिले आज की तारीख तक, जबकि एक नदी है जिसका नदी था सरस्वती नाम, ऋग्वेद में उसका वर्णन आता है और बाद के सभी वेद पुराण में इसका नाम आता है। लेकिन आज ये नदी सूख गई। इसको केवल थोड़े स्थानों पर और बरसात के दिनों में देखा जा सकता, बाकी दिनों में गंगानगर में या हनुमानगढ़ के पास दिखती तो बड़ी विशाल है। 10 मील तक की इसकी चौड़ाई दिखती, जो सूख गई है। बालू रहता है, बरसात के दिनों में थोड़ा पानी आता है, वो भी बहुत दूर तक नहीं जाता, सूरजगढ़ तक खत्म हो जाता है। जबकि बहावलपुर पंजाब में भी, और वो बहावलपुर स्टेट जो आगे जिसको हम चोलिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां तक वो जाती। तो प्रश्न ये उठा मेरे मन के अंदर कि आखिर ऐसा क्यों ये नामकरण दिया गया। और तब मुझे लगा कि जब 600 से अधिक स्थल जो हैं वो सरस्वती और वृषभवती जो इसकी सहायक नदी है उनके किनारे हैं, जबकि 248 ही केवल सिंधु उसकी सहायक नदियों पर है, तब मेरे समझ में ये आया कि ये कहीं इसमें भ्रांति है। और तब हमने इसको नाम दिया कि नहीं, ये सिंधु सरस्वती ये दोनों नदियों की देन है। जैसे कि हमने आपको बताया, मेसोपोटामिया वो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नाम की 2 नदियों की, दजला और फरात, ये 2 नदियों की देन है। हमारी ये सभ्यता भी 2 नदियों। सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में कई बार मिलता है, लेकिन शताब्दियों पूर्व सरस्वती विलुप्त हो चुकी थी। इसीलिए यही कारण है कि इसे कुछ वर्ष पूर्व तक काल्पनिक नदी माना जाता था, परंतु अब सरस्वती नदी के अस्तित्व के भी प्रमाण मिल चुके हैं कि सरस्वती एक अलग से नदी थी, जो कि हम जानते हैं उत्तरांचल से निकलती थी, और जहां यमुना टियर है, कलेसर है, इसके ऊपर से निकलती, जहां पोंटा साहब है, इससे ऊपर से ग्लेशियर से निकलती थी, और यमुनानगर के पास से होकर के, हरियाणा से होकर के, और कुरुक्षेत्र से होकर के, और फिर ये हनुमानगढ़ की तरफ होकर के, अनूपगढ़ होकर के, और तब ये चोलिस्तान में बहावलपुर स्टेट जाती थी, और वहां से सिंधु नदी के बहुत पास, मुश्किल से 15-20 किलोमीटर तक ये पहुंचकर फिर ये दक्षिण मुखी हो जाती थी, और ये रण और कच्छ में जाके गिरती थी। हैदराबाद जो सिंधु का है वहां से होकर के ये जाती थी। तो सिंधु में मिलती कभी नहीं थी, लेकिन सिंधु के बहुत बगल से गुजरती थी, वो भी आज सूख गई है। जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने ये कैनाल बनाई, तो उनका ये एक कहना था कि जहां पहले नदियां बनती थी, स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से अगर वहां आप बनाएंगे कैनाल तो आप सक्सेसफुल होंगे, और इसलिए उन्होंने एक वहां से नहर निकाली, उसका नाम उन्होंने नारा रखा। नारा नीर से बना है पानी, कि ये नारा नदी जो है यही प्राचीन सरस्वती थी। और इसलिए हम जानते हैं कि आज जितने भी विद्वान, चाहे वो जियोलॉजी के हों चाहे आर्कियोलॉजी के हों, सब इस बात को मानते हैं कि आज की जो नारा कैनाल है वो प्राचीन नारा धारा में बहती थी। ये प्राचीन धारा को ही सरस्वती की ही धारा थी, जिसको कि लोकल भाषा में हकड़ा भी कहते हैं। तो ये नदी बहुत लंबी थी, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम थे, और हकड़ा भी कहीं कहते थे, आज कुछ हिस्सा है घग्गर भी कहलाता है, सरस्वती भी कहलाती है, आज तो सरस्वती न करके सरस्वती कहलाती है। तो इस तरह के अनेक नाम अनेक अनेक स्थलों पे रहे हैं। धीरे धीरे ये धारणा भी मजबूत हो रही है कि वैदिक संस्कृति सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही अंग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार क्षेत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है। 1949-49 के बाद
जब और खोजें शुरू हुई तो ये देखा गया कि सरस्वती जो लुप्त हो चुकी थी लेकिन आज भी वो एक सूखी हुई नदी के रूप में दिखाई देती है, लैंडसेट इमेजरी से दिखाई देती है, मुगल साहित्य में तमाम लिखा हुआ है, तबकाते नासरी वगैरह में सरस्वती का जिक्र है। उस नदी के किनारे या उसकी जो सहायक नदियां थी उसके किनारे वो स्थल मिले जिनको हम सिंधु सभ्यता के स्थल से नाम से जानते हैं। और इस पूरी सभ्यता का जो विस्तार है उस सभ्यता का विस्तार लगभग वही है जो ऋग्वेद की सभ्यता है। ऋग्वेद का जो भौगोलिक विस्तार है वही विस्तार इस सभ्यता का है। लिहाजा किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि सिंधु और सरस्वती का वर्णन जिस तरह से ऋग्वेद में मिलता है, सरस्वती को नदीउत्तमा कहा गया है, सर्वोत्तम नदी, नदियों में नदी, और उसके किनारे बसे हुए सारे स्थल, वो सब पुरातात्विक प्रमाण साबित कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों सभ्यता, इस सभ्यता के विकास में दोनों नदियों का योगदान है। लिहाजा उचित नाम तो सरस्वती सिंधु सभ्यता ही है, और लेकिन सिंधु सभ्यता के किनारे इसकी नींव पड़ी। वहां जो मिले हैं स्थल वो 8,000 साल 7,000 साल पुराने हैं। तो एक अनवरत कड़ी जुड़ती है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं से कट गए। आखिर सिंधु भी भारत का हिस्सा थी, आज पाकिस्तान में है। 1947 में वो भारत का हिस्सा थी, और ऋग्वेद के समय से लेकर कंधार, काबुल से लेकर वो पूरा हिस्सा भारतवर्ष का था, अखंड भारत। आफ्टर ऑल जब हम आप गांधारी की बात सोचते हैं, महाभारत में गांधारी पत्नी थी धृतराष्ट्र की, वो कौन थी? गांधार से आई थी। गांधार कहां है? अफगानिस्तान में। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के रूप से, इतिहास के रूप से हमारा पूरा विस्तार काबुल से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन यह क्षेत्र एक ही दिन में नहीं जाना गया है। ऋग्वेद के समय में जितना क्षेत्र जाना जाता था उतना क्षेत्र हमें सिंधु सभ्यता से साफ दिखाई देता। देश जाग रहा है, धीरे धीरे जागृति आ रही है। भारत, तुम्हें एक सूचना दूं? अवश्य महान सिंधु। कदाचित तुम्हें पता नहीं, मेरी जन्मस्थली पर पहले विदेशी और अब कुछ भारतीय आए हैं। मैंने जब उन्हें अपने जन्मस्थली पर देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा आज कुछ आए हैं, कल अनेक आएंगे। वो किस तरह आपके जन्मस्थल तक पहुंचे? क्योंकि वहां तक पहुंचना सरल नहीं है। तुम तो भारत हो, अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। यह वह महान नदी जिसे स्थानीय लोग सिंगे खाबब या शेर के मुंह वाली नदी सिंधु और इंडस कहते हैं। मेरी दाईं ओर है कैलाश पर्वत और बाईं ओर बह रही है वहां को स्पर्श करती हुई अपने उद्गम से निकलती सिंधु नदी, जो कि भारत में लद्दाख से बहती है और लगभग 550 किलोमीटर लद्दाख से बहने के बाद पाकिस्तान नियंत्रण वाले कश्मीर में गिलगित और बाल्टिस्तान होते हुए मुल्तान, बहावलपुर से कराची के पास सिंधु सागर यानी कि अरब सागर में समाहित हो जाती है। कितने साहसी हैं ये लोग। ये सब कुछ देख के मुझे आज अपनी अखंडता का स्मरण हो रहा है। हमारे यहां कितने मत, कितने संप्रदाय थे, किंतु हम कितने सुखी थे। क्या हमारे वो दिन वापस नहीं लौट सकते महान सिंधु? क्यों नहीं भारत, क्यों नहीं? परमपिता ब्रह्मा ने मुझे जल बनाया है। जब मुझे कोई छूता है तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। सच करना मेरा धर्म है।
सिंधु जब किसी किसान के खेत में जाता है तो उसका मत या संप्रदाय नहीं देखता। मेरे तट पर जितने हैं सब मेरे अपने हैं और मैं उन सब का। इसीलिए तो वेद भी आपका गुण गाते हैं। हजारों वर्ष के आपके इतिहास में समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भरत, तुम्हें एक विशेष घटना बताना तो भूल ही गया। तुम्हारे साहसी जिज्ञासुओं ने मेरे तट पर एक ऐसा गांव ढूंढा था जो आर्यों का पुराना निवास था। वहां के लोग आज भी अपने आप को आर्य कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। सिंधुदेव, आपने जिस आर्य ग्राम की बात मुझे बताई, उस ग्राम का नाम दाह है? हां, मेरे तट पर बसा ग्राम दाह। ऐसी मान्यता है कि लद्दाख में आए ये पहले आर्य होंगे जो कदाचित खाना बदोश के रूप में यहां आए होंगे, या ईसा पूर्व 326 में सिकंदर के आक्रमण से पलायन करके आए होंगे। इस ग्राम के मुखिया से तुम्हारे जिज्ञासाओं के बारे में जो वार्ता हुई उसे सुनो। माना जाता है कि दाहनु में बसने वाले लोगों का आर्य सभ्यता के साथ कुछ संबंध है। इसके बारे में आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? ये हमारा जो रिवाज है ये पहले गिरगी से आया हुआ है, हमें हरियाणा से। हमारा जो पहले गिरगी को राजा का खानदान का है, एक खानदान का राजा को लड़का उधर से शिकार के लिए दाद गांसों में आदि गांसों को पहला और जलसा बोलते थे। वो एक दिन सर्दी में इधर आ गया तो उसकी दूध में भूसा डाल कर रहा था। उधर से उसमें थोड़ा दूध खिला तो उसमें से भूसा में से कुछ दाना गिर गया उधर, वो जो का दाना गिर गया। और नेक्स्ट साल पिछले और दूसरी साल वो आ गया तो फिर उस दाने को पौधा लगा के अभी हमारा अनाज बोलता है अनाज, वो अनाज पैदा हो गया। तो फिर उसने सोचा कि हाँ इसी जगह में ज़रूर गाँव बसेगा, ये बसने का कोई मेरे को इरादा लग गया। फिर उधर से जाकर वो वापस गया उसे, और पिछली साल आ गया उसका बाल बच्चे लेके आगे अभी बरसों में बच गया। इसका क्योंकि हमको उस टाइम फिर वो पूजा नहीं पड़ता था, सिर्फ देवता को पूजा करता था इसलिए देवता को पूजा करता था। तो फिर उन्होंने बोला कि वो हमारा ड्रेस जो सफ़ेद था और देवता का ड्रेस पूरा सफ़ेद होता था, इसलिए हम देवता के ड्रेस लगा के फिर लड़की लड़का सब सफ़ेद ड्रेस को पसंद करते थे। अभी जो ड्रेस काला पे अभी भी नहीं लगता है। देखो हमारा खाल भी लड़कियों का खाल है वो भी सफ़ेद, चांदी लगाएगा तो वो भी सफ़ेद, कपड़ा लगाएगा तो ये भी सफ़ेद, अभी कमरबंद देखो कमरबंद लगाएगा ये भी सफ़ेद, इस तरह लगता था सब। एक्चुअली तो ये दाह और बेमा में बसने वाले लोगों के लिए, आर्यंस के लिए, ये सिंधु क्या महत्व रखता है? तो ये बहुत एक महत्व रखता है कि दरिया सिंध जो है, तो पहले हम दरिया सिंध कहते हैं इसको, जो यहाँ से बहते हैं कि तिब्बत से होते हुए ये, तो हमारा एक बौद्ध धर्म में ये पहले से भी मशहूर है दरिया सिंध जो है। किस लिए मशहूर है? तो हम एक दरिया सिंध जो रखते हैं, मतलब लद्दाखी में हमारा बोलता है एक सिंगे कबाब। सिंगे कबाब जो एक शेर होता है, तो सिंगे जो कबाब है अभी तिब्बत में हमें दर्शन के लिए तो कुछ सालों से ये हम बंद है अभी। तो पहले बुजुर्ग बोलते थे कि हम ये सिंगे कबाब का पानी पीने वाला है, लद्दाखी लोग बहादुरी है, किस लिए हम अभी तो सिंगे कबाब जो है, सिंगे जो बोलता है शेर, शेर के मुंह से ये दरिया सिंध जो निकलते हैं। तो इसलिए हमारा जो लद्दाखी, आमतौर पर लद्दाखी जो है मतलब गाने पे भी होता है। अब देखो अभी बहुत मशहूर हमारा लद्दाख सिकोट जो है, हमारा हिंदुस्तान गवर्नमेंट का फौजी है। मतलब हमारा 1971 की लड़ाई में हमारा कर्नल जिन साहब ने नुब्रा की इस एरिया में हम जो है बुढ़ार के एरिया के रहने वाले हैं, तो कितना बहादुरी किया और हिंदुस्तान का कितना सर ऊंचा किया हमने। और यहाँ सिंधु नदी के पानी पीने की वजह से हमें इतना ताकत और इतना पावर वाले आदमी है। लेह से बटालिक की तरफ जाते हुए पहाड़ों के बीच बसा है दाह गांव। कहा जाता है कि आर्य सबसे पहले दाह गांव में आए।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के निवासी गिलगित से आकर यहाँ बसे। ऐसी कई किंवदंतियां और कहानियां दाह गांव के बारे में प्रचलित हैं। जब आर्य लोग गिलगित से जब आए, ये कुछ हमारे कुछ गांवों में तो बोलते हैं रूम से आए हुए हैं। जब हमारे शादी के रस्म के लिए दरवाजे पर जब बारात लेके जाता है दुल्हन को लेने के लिए, तो दरवाजे पर अंदर वाला पूछता है कि आपका कौम क्या है, आप कहाँ से आए, तो उसमें तो रोम से वो बताता है अपने आप को। तो हमारे गानों के मुताबिक जो 3 साल के बाद यहाँ मेला लगता है, उसमें यही हमारे स्क्रिप्ट में तो कोई स्टोरी है नहीं, तो ये सिर्फ गानों में ही हम याद करते हैं। पुराने हमारे बाप दादाओं के जो आए हैं वो गिलगित से आए हुए हैं। गिलगित से आकर हनु में बसे, हनु के बाद दाबरोक में आए, दाबरोक से फिर ये बिखर गए, ये पूरा 4 गांव में। इतिहास का सच क्या है ये तो यहाँ के निवासी नहीं जानते, पर उन्हें गर्व है कि वे आर्यों के मूल गांव के निवासी हैं। उन्हें इस बात का भी आभास है कि उनके नए नक्श, उनका पहनावा लद्दाख के अन्य लोगों से भिन्न है और इसीलिए उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हमारे तो ब्रोकपा बोलते हैं, ब्रोकपा का है, अलग अलग तो है ना। हम कारकुन 3 अलग है सर, कोई बिल्कुल अलग है, ड्रेस भी अलग है। आजकल तो इसे ड्रेस पहनते हैं, नहीं तो हमारा तो अलग अलग ड्रेस पहनता है, इसे तरह ये पहनते हैं। आजकल तो थोड़ा थोड़ा इसे पहनते हैं। बहुत गरीब आदमी है, पढ़े लिखा पढ़े भी कोई है नहीं कारकुन वालों को। फूल तो हमारे वो दिन आएगा, वो डांस करने की दिन आएगा, मिला हो जाएगा या पार्टी करने वक्त तो फूल लगाते हैं। हमारे जमीन को होते हैं फूल, तो सब लोगों ने लगा रखा। हाँ, सब ने लगाता है सर। आज आप अवसर लोगों को आया था, बहुत खुशी से आया सर, खुशी हो गया ना। खुशी होती है, कोई फंक्शन होता है तो आप लोग जी साहब खुशी से फूल लगाता है सर। ये खुशी वक्त कोई पार्टी करेगा, कोई डांस करेगा, इसी वक्त कोई शादीशुदा हो करेगा, इसी वक्त फूल लगाता है। हमारा ड्रेस पूरा पहनता है सर। आज ड्रेस भी कम पहना, नहीं तो ड्रेस बहुत पहनता है सर। इन वीर सिंधु पुत्रों ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम किया। यहां तक कि गांव की महिलाओं ने ऊंची पहाड़ियों पर जवानों को रसद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानकारी यही फौजियों की वजह से, फौजियों के साथ रहते हैं हमेशा। लड़ाई में देखिए हमने, हमारी औरतों ने बोझ ढोया आधे रास्ते तक। लेकिन गरीबी और अशिक्षा के कारण दूर बसा ये गांव बाकी भारत से अलग थलग पड़ गया है और दाह गांव के लोगों को डर है कि उनकी संस्कृति कहीं इतिहास बनकर न रह जाए। खत्म होने वाली है जी, क्योंकि तालीम नहीं होने की वजह से, एक तो तालीम नहीं होने की वजह से लोग जो है वो फिर ये इसका कल्चर के बारे में या इसके बारे में, इसको जिंदा रखने के लिए पता नहीं लोगों को। और दूसरी तरफ अगर टूरिस्ट छोड़ते तो कम से कम तो हमारी कल्चर रह जाती, क्योंकि कुछ पैसे की लालच में भी कुछ कपड़े बनाते हैं, नहीं तो हमारा अब कपड़े भी अब खत्म होने वाला है। लेकिन दुर्गम पहाड़ियों पर बसे यहाँ के लोग जीवट के धनी हैं। हर 3 साल में होने वाला दाह गांव का मेला आसपास के गांवों में बहुत लोकप्रिय है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में ये सिंधु पुत्र खूब नाचते हैं, गाते हैं। देखा है नारियों का भारत? आर्य धर्म नहीं भारत, आर्य संप्रदाय नहीं, संस्कृति है। सिंधु घाटी की सभ्यता वहां के रहने वाले निवासियों की संस्कृति थी, चाहे वो किसी भी मत का रहा हो, किसी भी संप्रदाय का रहा हो। हां भारत, चाहे कोई भी नगर हो, कोई भी प्रांत, कोई भी भाषा, कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय रहा हो, हम सभी भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में एक समान ही सोचते हैं। आज भारतीयों की अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। प्रेम, विश्वास, सद्भावना, सहयोग,
यही सिंधु का संदेश है। सिंधु की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, तभी तो हमारे यहां हर संस्कार में समग्र विश्व के कल्याण की बात कही गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं, जो सियासत ने